गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने गृह विज्ञान का अध्याय 4 संसाधन प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अधिगम उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य हमारे इस पाठ को पढ़ने का है संसाधन की संकल्पना। संसाधनों के बारे में हम जानेंगे इसमें। फिर हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण देखेंगे। कौन किस किस प्रकार में किस किस वर्ग में संसाधनों को बांटा गया है। उसके बाद हम संसाधनों के विशेषताएं जानेंगे। फिर हम संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता इनके प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, संसाधनों के प्रबंधन की, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम प्रबंधन प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे कि प्रबंधन की प्रक्रिया को किया कैसे जाता है, क्या प्लानिंग को किया कैसे जाता है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आइए हम जान लेते कि संसाधन कहते किसे है, संसाधन की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे साफ़ सफाई करना, भोजन पकाना, पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, ये सारी प्रक्रियाएं हम करते हैं। यदि हम ध्यान से सोचें तो हम पाएंगे कि किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि समय, ज्ञान, रुचि, अभिप्रेरणा, जल, वायु, निर्मित भवन, कोई ऊर्जा, धन, कौशल, क्षमताएं, कार, पेन, बर्तन इत्यादि। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वास्तव में ये जो सारी चीज़ें जिनका हम प्रयोग करते हैं, ये सब क्या है, संसाधन है। संसाधन की परिभाषा क्या है? संसाधन वे वस्तुएं, उपकरण तथा व्यक्तिगत शक्तियाँ व रुचियाँ हैं जो लक्ष्य या लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थ या वाहक का कार्य करती हैं। ये संसाधन वे वस्तुएं हैं, वे उपकरण हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। कि किसी कार्य को करने के लिए हम जो भी चीज़ यूज़ करते, चाहे हम अपनी एबिलिटी, कोई अपना ज्ञान यूज़ कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी, जैसे हमें कहीं पर जाना है, मान लो हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए हम रिक्शा का प्रयोग कर रहे हैं, साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, या स्कूटी का प्रयोग कर रहे हैं, या पैदल जा रहे हैं। तो ये साइकिल, रिक्शा, पैदल जाना, ये सब क्या है, संसाधन। तो इस तरीके से समय, ज्ञान, रुचि, अभिप्रेरणा, जल, वायु, ऊर्जा, धन, ये सब किसके अंतर्गत आता है, संसाधनों के अंतर्गत आता है। अभी हमने जाना संसाधन होते क्या हैं, संसाधन की परिभाषा हमने देखी। अब हम देख लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधन, दूसरा व्यक्तिगत तथा साझे संसाधन, और तीसरा प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन। अब हम इन तीनों प्रकार के संसाधनों को बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले हम मानवीय संसाधन के बारे में जानेंगे। मानवीय संसाधन कौन से होते हैं? वे सभी संसाधन जो प्रत्येक मनुष्य की अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं, वह प्रत्येक मनुष्य के निहित गुण हैं, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। क्या है मानवीय संसाधन? कौन से? जो हमारे अंदर ही छुपे होते हैं, हमारे ही गुण होते हैं, वो होते हैं मानवीय संसाधन। जैसे कि सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान एक अमूल्य संसाधन है। व्यक्ति को किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर आपको उसे अच्छे से करना है तो आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं, उपकरणों तथा उनमें लगने वाली व्यक्तिगत शक्तियों की जानकारी होना आवश्यक है। जिस कार्य को हम करने वाले हैं उसके लिए उसमें क्या वस्तुएं उपयोग में आएंगी, क्या उपकरण लगने वाले हैं, व्यक्तिगत उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, उसके बारे में उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। जानकारी या ज्ञान होने पर ही लक्ष्य को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने की योजना बनाई जा सकती है। ज्ञान द्वारा ही विभिन्न विकल्पों का उचित चुनाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखा हमने कि सबसे पहला मानवीय संसाधन है ज्ञान, दूसरा अभिप्रेरण या रुचियाँ। अब देख लेते हैं हम अभिप्रेरण या रुचियाँ क्या हैं। हम अपनी रुचियों को संसाधन नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है किसी काम को करने का, लेकिन हम उस इंटरेस्ट को अपने संसाधनों में, अपने रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रुचियाँ बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। रुचियाँ हमारी क्षमताओं को प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी की यदि किसी विषय में पढ़ने की रुचि हो, अगर किसी विद्यार्थी की किसी विषय में रुचि है पढ़ने की,
तो वह उसमें अच्छे मार्क्स लेकर पास होगा, लेकिन अगर उसमें उसकी रुचि नहीं है तो वो उतने उसके के लिए वो कितना ही समय दे दे, कितनी अपनी शक्ति लगा दे, लेकिन वह उस विषय में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए रुचियाँ भी एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। तीसरा है कौशल, क्षमताएं, रुझान। परिवार के सभी सदस्यों के कौशल, क्षमताएं एवं रुझान भी परिवार का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति तथा समय का अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग करता है, वह उसकी क्षमताओं व कौशल पर ही निर्भर करता है। तो हमने देखा कौशल, क्षमताएं और रुझान परिवार का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या उसकी तरफ रुझान है या नहीं है, क्या उसमें उस कार्य को करने की क्षमता है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौशल और क्षमताएं भी एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट है समय। समय एक अमूल्य संसाधन है जो सभी के पास बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है, परंतु हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से व्यतीत करता है। तो ये नेक्स्ट हमारा संसाधन क्या है, समय। ये समय सबको 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये सबके पास समान होता है, लेकिन हर व्यक्ति इसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करता है। अपने वह जिसमें इंटरेस्ट होता है उस कार्य में ज़्यादा समय देता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है उस कार्य में कम समय देता है। तो इस तरीके से समय भी एक अमूल्य संसाधन है। समय पर 3 आयामों की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। हम समय को 3 तरीके से देख सकते हैं, कार्य करने का समय, कार्य न करने का समय, विश्राम और खाली समय। तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय को इन 3 आयामों के बीच संतुलित करना आना चाहिए। लास्ट मानवीय संसाधन हमारा है ऊर्जा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान का ही होना पर्याप्त नहीं है, विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक श्रम भी करना पड़ता है। मान लो हमें किसी कार्य को करना है और हमें उसका भरपूर ज्ञान है, हमारे पास समय भी है, हमारी रुचि भी है उस काम को करने की, लेकिन अगर हमारे अंदर उस कार्य को करने की ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम वह कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा ऊर्जा भी एक अमूल्य मानवीय संसाधन है। तो ज्ञान, अभिप्रेरणा, रुचियाँ, कौशल, क्षमताएं, रुझान, समय, ऊर्जा, ये सारे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने मानवीय संसाधनों के बारे में जाना, अब हम गैर मानवीय संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। भौतिक संसाधन वे साधन होते हैं जिन्हें मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किया जा सकता है। मानवीय संसाधन कौन से थे, हमने देखा था ज्ञान, अभिप्रेरणा, रुचियाँ, समय, ऊर्जा। तो इनकी सहायता से हम जिन संसाधनों को खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गैर मानवीय संसाधन या भौतिक संसाधन। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधन मानवीय संसाधनों की सहायता करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए गैर मानवीय संसाधन मानवीय संसाधनों की बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। एक बार हम उदाहरण देख लेते हैं गैर मानवीय संसाधनों का। सबसे पहला है धन। धन का भौतिक संसाधनों में सबसे ऊंचा स्थान है। भौतिक वस्तुओं के क्रय के लिए धन आवश्यक है। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए धन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धन सभी के पास एक समान मात्रा में नहीं है, किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है। धन एक सीमित बहुउपयोगी संसाधन है। धन के अभाव में वस्तुओं का क्रय कठिन हो जाता है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम किसी चीज़ को खरीद नहीं सकते, हम बड़ी कठिनाई के साथ उसको खरीद पाते हैं। इसीलिए धन को समझदारी व मितव्ययिता से खर्च करना चाहिए। वेतन, बोनस, ब्याज आदि ये सब धन के ही विभिन्न रूप हैं। दूसरा गैर मानवीय संसाधनों का रूप है भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं उस सारे सामान को कहा जाता है जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये सामान कुछ भी हो सकता है, कुर्सी, मेज, कार, बर्तन, वस्त्र, टीवी, फ्रिज आदि कुछ भी हो सकता है भौतिक संसाधन। ये वस्तुएं धन द्वारा ही खरीदी जाती हैं। इन संसाधनों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है। तो इस प्रकार हमने देखा संसाधनों के वर्गीकरण में सबसे पहले मानवीय और गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में ज्ञान, अभिप्रेरणा, रुचियाँ, कौशल, क्षमताएं, रुझान, समय, ऊर्जा इत्यादि आते हैं। और गैर मानवीय संसाधन में धन और भौतिक सभी भौतिक वस्तुएं, ये सब गैर मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं व्यक्तिगत तथा साझे संसाधन। संसाधन चाहे जो भी हों, अर्थात मानवीय, गैर मानवीय, वे 2 प्रकार में बंट जाते हैं आगे, व्यक्तिगत संसाधन और साझे संसाधन।
सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या हैं। व्यक्तिगत संसाधनों का तात्पर्य उन संसाधनों से है जो किसी व्यक्ति के पास केवल उसके निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। कि कोई भी संसाधन जो मेरे खुद के लिए मैं अपने पर्सनल मोटिव के लिए यूज़ करूं, निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, वो होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ये मानवीय या गैर मानवीय संसाधन कोई भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कौशल, कि उसकी कोई आर्ट है, कोई उसमें कैपेबिलिटी है, वो उसका व्यक्तिगत संसाधन है। ज्ञान, समय, कोई उसका स्कूल बैग है, उसके खुद के कपड़े, व्यक्तिगत संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है साझे संसाधन। साझे संसाधनों का तात्पर्य उन संसाधनों से है जो किसी समुदाय, समाज, प्रदेश, देश अथवा विश्व के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है। साझे संसाधन वो है जिसको सब कोई प्रयोग में ला सकता है। कोई कम्युनिटी है, कोई हमारी सोसाइटी है, कोई हमारा स्टेट है, तो कुछ ऐसे संसाधन जिसको सब कोई प्रयोग में ला सकते हैं, वो होते हैं साझे संसाधन। साझे संसाधन प्राकृतिक अथवा सामुदायिक आधारित होती हैं। साझे संसाधनों का उदाहरण जैसे कि जल है, जल को हर कोई प्रयोग में ला सकता है, तो ये साझे संसाधन हो गए। स्कूल है, स्कूल में हर व्यक्ति जा सकता है, हर बच्चा जा सकता है, तो ये साझे संसाधन हो गए। आगे हम जानेंगे प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं। अभी तक हमने मानवीय या गैर मानवीय संसाधन और साझे संसाधन तथा व्यक्तिगत संसाधनों के बारे में पढ़ा। अब हम जान लेते हैं प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य उन संसाधनों से है जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो हमें नेचर देती है। नेचर के द्वारा हमें जो कुछ भी मिलता है, प्रकृति द्वारा हमें जो कुछ भी मिलता है, वे प्राकृतिक संसाधन है तथा सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। तो जो भी हमें चीज़ प्रकृति से मिल रही है वो सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। तो ये प्राकृतिक संसाधन भी हो गया और साझा संसाधन भी हो गया, जैसे कि जल, पहाड़, वायु आदि। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इनका विवेकपूर्ण उपयोग ज़रूरी है। हमें सोच समझ कर इनको प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन समुदाय अथवा सरकार द्वारा प्रदान की गई वे सुविधाएं होती हैं जो सभी नागरिकों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सामुदायिक संसाधन साझे संसाधनों के अंतर्गत आते हैं और ये क्या है, समुदाय अथवा सरकार द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं सभी नागरिकों के लिए। सामुदायिक सुविधाएं मानवीय तथा गैर मानवीय हो सकती हैं तथा इनके लिए अलग से धन व्यय नहीं करना पड़ता। ये सामुदायिक सुविधाएं मानवीय भी हो सकती हैं, गैर मानवीय भी हो सकती हैं, और इसके लिए हमें अलग से स्पेशल कोई ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च करके हमें इनको खरीदना पड़ेगा। नहीं, ये सरकार हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाती है या कम्युनिटी समुदाय। जैसे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो गई, स्कूल, बाज़ार, पानी, बिजली, सड़कें, सरकारी या सामुदायिक अस्पताल, पुस्तकालय, पार्क आदि। विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सुविधाएं किसी भी परिवार या व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों के इष्टतम उपयोग का प्रयास करना चाहिए तथा इनके रखरखाव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। तो हमने देखा संसाधन 3 वर्गों में बांटा गया है, मानवीय या गैर मानवीय। मानवीय में जो व्यक्ति के निहित गुण होते हैं वो आते हैं। गैर मानवीय में जो चीज़ें जिसकी सहायता से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, हम जो गैर मानवीय संसाधन है, भौतिक वस्तु हो गई, धन हो गई, ये आते हैं। उसके बाद मानवीय हो चाहे गैर मानवीय संसाधन है, इनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया, व्यक्तिगत या साझे। कि व्यक्तिगत वो जो हम खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग में लाते हैं, और साझे वो जो सभी में उसको यूज़ कर सकते हैं संसाधनों। लास्ट हमने देखा प्राकृतिक तथा सामुदायिक। प्राकृतिक वो जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और सामुदायिक वो जो हमें सरकार या समुदाय उपलब्ध कराता है। आगे हम संसाधनों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। संसाधनों की सबसे पहली विशेषता है उपयोगिता। उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। उपयोगिता क्या है? किसी संसाधन की उपयोगिता उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह कितना उपयोगी है, कितना नहीं। संसाधन की उपयोगिता से तात्पर्य है कि कोई संसाधन किसी लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्णतया अथवा उपयोगी है। कि कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्स, हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको पाने में, उसको उसकी सक्सेस में वह कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये उसकी उपयोगिता बताती है।
हालांकि संसाधन की उपयोगिता लक्ष्य और परिस्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कि किसी शहरी व्यक्ति के लिए गाय का गोबर किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं माना जाता है, जबकि वही गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए ईंधन और खाद बनाने के लिए उपयोगी होता है। अर्थात हर संसाधन की अपनी एक उपयोगिता होती है। सरल शब्दों में कहें तो सभी साधन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में उपयोगी होते हैं। वे कभी किसी विशेष परिस्थिति में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो साधन किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है वे दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति में उपयोगी न हो, परंतु हर साधन का कभी न कभी कोई न कोई उपयोग अवश्य होता है। कोई भी साधन किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कितना उपयोगी है यह उस परिवार की आवश्यकताओं, समस्याओं तथा ज्ञान पर निर्भर करता है। तो अभी हमने उपयोगिता देखी। दूसरी विशेषता संसाधनों की सुलभता, उपलब्धता, कि कितनी इजीली कोई चीज़ अवेलेबल है या कितनी कठिनाई से हम उस चीज़ को पा सकते हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि हम संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग में लाएं। बहुत से संसाधन ऐसे हैं जो अन्य संसाधनों की अपेक्षा काफ़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी ईंधन की अपेक्षा आसानी से उपलब्ध होती है। वहीं कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। अमीर लोगों को गरीबों की अपेक्षा संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता समय के अनुरूप भी बदलती रहती है। जैसे कि हमने देखा बारिश के मौसम में पानी हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है बजाय कि सूखे के मौसम में। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधनों की सुलभता, उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार समय परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक परिवार में धन रूपी संसाधन अलग अलग मात्रा में होता है, अर्थात किसी व्यक्ति के पास अधिक धन होता है, किसी के पास आवश्यकता अनुसार धन होता है, किसी के पास आवश्यकता से कम धन होता है। तो उसके अनुसार ही वह किसी चीज़ का क्रय विक्रय कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वह संसाधनों का उपयोग कर सकता है। उपलब्धता उसी के अकॉर्डिंग निर्भर करती है। तीसरी विशेषता संसाधनों की आती है विनिमेयता। विनिमेयता क्या है? लगभग सभी संसाधनों के स्थानापन्न या विकल्प होते हैं, मतलब ऑप्शंस, कि एक अगर अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे को यूज़ कर सकें। यदि किसी परिस्थिति में एक संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हो या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता तो हम उसके स्थान पर दूसरे संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे को कहीं स्कूल जाना है और उसकी बस छूट जाती है, तो उसकी जगह पर वो कार, स्कूटर, साइकिल से स्कूल जा सकता है। तो इस तरीके से संसाधनों की में विनिमेयता की भी विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट विशेषता जो संसाधनों की वो है प्रबंधनीय, मैनेजेबल। सभी संसाधनों का प्रबंधन योग्य होना भी उनकी प्रमुख विशेषता है। लगभग सभी संसाधन सीमित होते हैं, इसीलिए उनका उचित एवं प्रभावी प्रबंधन करना ज़रूरी है ताकि उसको अच्छे से प्रयोग में लाया जा सके। सभी संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि हमें न्यूनतम संसाधनों के उपयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त हो। जैसे रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धोने के बजाय हम एक साथ 2-4 दिन में इकट्ठे कपड़े धो ले तो इससे श्रम भी कम लगेगा, समय भी, जल तथा साबुन इत्यादि में बचत की जा सकती है। इस प्रकार हमने संसाधनों की विशेषता देखी: उपयोगिता, सुलभता, विनिमेयता और प्रबंधनीय। अब हम संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट देखेंगे रिसोर्सेज की कि किस प्रकार से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, संसाधनों का प्रबंधन होता क्या है। संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है संसाधन, जो भी संसाधन अवेलेबल है उसको हम मैक्सिमम कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये है संसाधनों का प्रबंधन। कोई भी संसाधन असीमित नहीं होता, अर्थात सभी संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कोई भी संसाधन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए विभिन्न लक्ष्यों, उद्देश्यों को शीघ्र और दक्षता से प्राप्त करने के लिए संसाधनों को प्रभावित ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि संसाधन बर्बाद नहीं जाए। जैसे हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही उपलब्ध होते हैं। एक और जहाँ कुछ लोग समय सारणी बनाते हैं और अपने लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर पल का उचित उपयोग करते हैं, वहीं कुछ लोग बिना किसी प्रबंधन योजना के अपना प्रत्येक समय ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं।
अब हम देखते हैं कि संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, किस लिए हमें ज़रूरी है संसाधनों का प्रबंधन करना। सबसे पहला है सभी साधन सीमित होते हैं, कि सारे साधन लिमिटेड हैं, तो हमें सोच समझकर उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे हमने ऊपर भी देखा था, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही उपलब्ध हैं। कुछ उसको अच्छे से टाइम टेबल बनाकर प्रयोग में लाते हैं, वहीं कुछ क्या करते हैं, बिना किसी मैनेजमेंट के, किसी समय सारणी के समय को व्यर्थ कर देते हैं। यदि समय व कौशल कम हो तो अधिक धन व्यय करना पड़ेगा, तो हर चीज़ में हमें कठिनाई होगी। इसीलिए हमें सीमित साधन है तो उसको मैनेज करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता बनी रहे। इसका क्या मतलब है, जैसा कि हम सब जानते हैं सभी साधन सीमित हैं, अतः सभी को उनका उपयोग समझदारी से तथा विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ताकि साधन न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी लंबे समय तक उपलब्ध रहे। दीर्घकालिक उपलब्धता का यही मतलब है कि मान लो जैसे पेट्रोल डीजल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, सीमित हैं ये। कुछ टाइम आएगा, कुछ टाइम के समय के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हमें, इन संसाधनों को हमें इस तरह से प्रयोग करना चाहिए कि वर्तमान उपयोग भी ठीक से हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर पाए। तो इस तरीके से संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता बनी रही, इसीलिए हमें संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है सभी को संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध रहें, कि ऐसा नहीं है कोई आवश्यकता से अधिक यूज़ कर ले, कोई आवश्यकता से कम यूज़ कर ले। तो जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग संसाधन वो उपयोग में ला पाए, इसीलिए संसाधनों की प्रबंधन आवश्यक है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके। आधुनिक युग का मानव अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में तकनीक का अत्यधिक प्रयोग करने लगा है। इसका क्या मतलब है, डे टू डे मॉडर्नाइजेशन बढ़ती जा रही है। अब आप देख रहे हैं हमारी क्लासेस हो रही है, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, हम टेक्निक्स, नई साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करने लग गए हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट उपकरणों का असीमित प्रयोग पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता है। ये क्या कारण बनते हैं, इनके कारण क्या होता है फिर, कहीं अत्यधिक वर्षा आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। तो इसीलिए हमें संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए ताकि वातावरण कम से कम क्षतिग्रस्त रहे। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के कारण साधनों में निरंतर कमी आ रही है। ये क्या है, डे टू डे लाइफ में हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या है, जो साधन है वो हमारे सीमित होते जा रहे हैं, जो कि निरंतर घटते जा रहे हैं। इसी कारण से साधनों को उचित रूप में व्यवस्थित करना और भी आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा संसाधनों के प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। आगे हम देखेंगे प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, कि इस मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमें चीज़ों को मैनेज करना है, उसके प्रोसेस के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अभी हमने जाना प्रबंधन आवश्यक क्यों है, अब हम जानेंगे प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, कि प्रबंधन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि प्रबंधन होता क्या है। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध साधनों का उचित तथा कुशलतापूर्वक प्रयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रबंधन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला चरण है योजना बनाना। दूसरा चरण है आयोजन, संसाधनों को एकत्रित करना। तीसरा क्रियान्वयन, संसाधनों को क्रिया में लाना अर्थात उपयोग करना। नेक्स्ट है नियंत्रण, संसाधनों के उपयोग का निरीक्षण करना। लास्ट है मूल्यांकन, सफलताओं तथा असफलताओं को जांचना। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण हैं, नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब हम एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे कि ये चरण होते क्या हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है नियोजन। नियोजन क्या होता है, प्लानिंग होती क्या है, वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना नियोजन कहलाता है। कि जो भी हमारा लक्ष्य है, हमें जो भी कार्य करना है उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए योजना बनाना क्या कहलाता है, प्लानिंग, नियोजन।
नियोजन के चरण कौन कौन से हैं, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं। सबसे पहला है, हमें योजना बनाते समय सबसे पहले योजना बनाने का कारण अथवा उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, उसके लिए हमें योजना बनानी, कोई प्लानिंग करनी है तो हमें ये जानना है कि वह योजना किस कारण से या किस उद्देश्य से की जा रही है। उसके बाद उसके दीर्घकालिक व अल्पकालिक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है कि दीर्घकालिक जो फाइनली लक्ष्य में हम पहुंच जाएंगे, और अल्पकालिक जो तुरंत हम ये कार्य करेंगे कि हमें ये लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद आगे क्या होगा, आगे का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, उसको निर्धारित किया जाता है प्लानिंग में। फिर हम देखते हैं उपलब्ध साधनों को सूचीबद्ध किया जाता है कि कोई भी कार्य करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमें जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी उसको सूचीबद्ध किया जाता है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद उपलब्ध साधनों को आधार मानकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना तैयार की जाती है। जब हमने ये एक लिस्ट बना ली, साधनों की सूची बना ली कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसको आधार मानकर हम उन रिसोर्सेज को, उन साधनों को आधार मानकर हम फिर प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, उचित कार्य विधि का चुनाव प्रत्येक साधन के उपयोग के आधार पर किया जाता है। जो भी साधन हमारे लिए उपलब्ध है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कार्य विधि बनाते हैं कि किस तरीके से उस कार्य को हम करेंगे, उस संसाधन को उपयोग में लाकर। फिर हम क्या करेंगे आगे, साधनों के प्रयोग के पश्चात जीवन स्तर पर उसका प्रभाव भी आंका जाता है कि हम कोई कार्य कर रहे हो, किसी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो हमारे लिए कोई साइड इफ़ेक्ट डाल रहा है, कोई हमें क्षति पहुंचा रहा है, तो हम उस साधन को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें ये भी चेक करना है कि हमारे जीवन स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, योजनाएं लोचपूर्ण होनी चाहिए जिसमें स्थिति अनुसार परिवर्तन लाया जा सके। इट मीन्स क्या कि मैंने कोई प्लानिंग की है, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लोचपूर्ण होनी चाहिए कि कोई दूसरी परिस्थिति आ जाए अगेंस्ट की हमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ है और कोई और परिस्थिति आगे आ जाए, तो उस स्थिति के अनुसार हम उसमें परिवर्तन ला सकें। तो इस तरीके से हमें योजना बनानी है। योजना के ये विभिन्न चरण हमने पढ़े। एक बार योजना के विशेषताएं देख लेते हैं कि एक सफल योजना की विशेषता क्या होती है। योजना सरल होनी चाहिए जो कि आसानी से कार्यान्वित की जा सके। योजना कार्यशील हो, काल्पनिक ना हो। ऐसा ना हो कि मैंने माइंड में कोई प्लानिंग बना ली और वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल हो ही ना पाई। तो योजना कार्यशील होनी चाहिए। योजना समग्र होनी चाहिए ताकि कार्य में विघ्न न पड़े। योजना में परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग सम्मिलित होना चाहिए। मैं कोई कार्य कर रही हूँ तो उसमें क्या होना चाहिए, मैंने कोई प्लानिंग की है तो जो परिवार के मेरे सब सदस्य उसमें हेल्प कर पाएँ, सहयोग दे पाएँ, ये भी उसमें होना चाहिए। योजना में लचीलापन होना चाहिए। योजना में मूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये हमने देखा कि एक सफल योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं नियोजन के लाभ क्या हैं, कि हमने नियोजना कर ली कोई, उसके लाभ क्या हैं, कि नियोजना से हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है। योजना द्वारा परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने कोई प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये गेस कर सकती हूँ कि इस कार्य को करने का क्या रिज़ल्ट निकलेगा। इससे धन, समय और श्रम का अपव्यय नहीं होगा, टाइम बचेगा, हमारा धन बचेगा, हमारा श्रम बचेगा, एक्स्ट्रा मनी, टाइम या फिर हमें एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ेगा अगर हम प्लानिंग से काम करेंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति की सभी विधियों तथा विकल्पों के लाभ तथा हानियों का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम कोई भी काम नियोजन से करेंगे, प्लानिंग से करेंगे, तो हम उसके हानि और लाभ का अनुमान लगा सकते हैं। योजना द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का संपूर्ण कार्यक्रम नियोजित तथा लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता छोटा हो जाता है। अगर कोई भी कार्य हम प्लानिंग के साथ करते हैं तो वह कार्य जल्दी होता है और उसके लक्ष्य तक हम जल्दी पहुंचते हैं। अभी हमने नियोजन के बारे में पढ़ा था, अब हम जानेंगे आयोजन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। यह प्रबंधन प्रक्रिया का एक कठिन चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया की सफलता या असफलता काफ़ी हद तक इसी चरण पर निर्भर करती है। साधारण शब्दों में आयोजन का अर्थ है साधनों तथा वस्तुओं को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना। इसमें विभिन्न साधनों को व्यवस्थित करने के अतिरिक्त अलग अलग सदस्यों को कार्य सौंपना तथा साधनों का उचित उपयोग भी सम्मिलित है।
तो आयोजन में क्या करते हैं हम, जो भी साधन और वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं उसको व्यवस्थित करते हैं और सब सदस्यों को अलग अलग कार्य सौंप देते हैं। इसके चरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला चरण है साधनों को एकत्रित करना। सभी साधनों को एक जगह पर इकट्ठा करना। योजना बनाते समय बनाई गई साधनों की सूची के अनुसार उन्हें भौतिक रूप से एकत्रित करना आयोजन का पहला चरण है। जैसे कि किसी पार्टी के लिए धन, स्थान व उन लोगों की सूची बनाना जो पार्टी के आयोजन में सहयोग देंगे, उन्हें सूचीबद्ध करना। दूसरा चरण है कार्य का विभाजन। अब हम क्या करेंगे, सब लोगों को उनके हिस्से का कार्य सौंप देंगे। कार्य के विभाजन में यह होता है सभी सम्मिलित व्यक्तियों में उनकी कार्य कुशलता तथा रुचि अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है, जिससे कार्य उचित रूप से क्रियान्वित हो सके। जैसे जिस व्यक्ति का जिस कार्य में इंटरेस्ट है, जो उस कार्य को करने के लिए कुशल है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कार्य देते हैं। जैसे कि यदि घर में कोई पार्टी हो तो पकवान इत्यादि बनाने में माँ की सहायता के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो भोजन बनाने में कुशल हो। उसी प्रकार घर की सजावट के लिए परिवार किसी ऐसे सदस्य को सजावट का जिम्मा सौंपना जो सजावट का शौक़ रखता हो। इस तरीके से हम कार्य का विभाजन करेंगे। आयोजन का आखिरी चरण है साधनों का समुचित उपयोग। लगभग सभी साधनों के सीमित होने के कारण इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रयोग होने वाले सभी साधनों का समुचित उपयोग हो तथा किसी भी साधन का अपव्यय ना हो। इसका मतलब ये क्या है कि जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है उसको हम अच्छे से प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि आधा सामान वेस्ट करें और आधा प्रयोग करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य का विभाजन कार्य कुशल व्यक्तियों को सौंपने से ही साधनों का समुचित उपयोग लगभग निश्चित हो जाता है। जैसे कि घर में किसी पार्टी का आयोजन हो तो एक व्यक्ति पूरे आयोजन पर होने वाले खर्च का हिसाब रखेगा। इसी तरीके से दूसरा क्या करेगा, एक व्यक्ति को हम खाने बनाने का कार्य दे देंगे, लेकिन खाने बनाने का कार्य किसको दिया जाएगा, जो उसमें निपुण हो, कार्य कुशल हो। इसी तरीके से खर्च का हिसाब कौन रखेगा, जो खर्च का हिसाब रखना जानता हो, उस कार्य में कुशल हो। तो इस तरीके से हमने आयोजन के 3 चरण देखे। साधनों को एकत्रित करना, फिर कार्य का विभाजन करना, फिर साधनों का समुचित उपयोग करना। आगे हम देखेंगे क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग क्या है। प्रबंधन प्रक्रिया का तीसरा चरण है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग क्या है। क्रियान्वयन का अर्थ है उन क्रियाओं को करना जिनकी योजना लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाई गई है। क्रियान्वयन कहलाता है, मतलब जो भी प्लानिंग, जो भी योजना हमने बनाई है, जो चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ किया, अब उनको प्रैक्टिकल में लाने का टाइम आ गया है क्रियान्वयन की, हम उसको क्रियाशील करें। इसके बाद जो चौथा चरण प्रबंधन का है वो है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये क्या है, नियंत्रण का अर्थ है योजना की विभिन्न प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना तथा उन्हें नियंत्रित करना। जो भी प्लानिंग हमने की है उसका नियंत्रण करना, उसकी चेकिंग करना बीच बीच में कि जो भी हमने प्लान किया है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसे नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण के भी 3 चरण हैं। नियंत्रण कार्य निरीक्षण, उचित मार्गदर्शन तथा आवश्यक परिवर्तनों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले है निरीक्षण, चेकिंग। योजना का समय समय पर निरीक्षण करने से योजना के दोष पता चलते रहते हैं। अगर हम टाइम टू टाइम जो प्लानिंग हमने की है, जो कार्य चल रहा है, उसको हम टाइम टू टाइम चेक कर लेते हैं तो इससे हमें उसके दोष पता चलते रहते हैं और इससे समय रहते हम सुधार कर सकते हैं। इसका दूसरा चरण है उचित मार्गदर्शन। किसी व्यक्ति को हमने कोई कार्य दिया है, यदि उसको उस कार्य को करने में परेशानी आ रही है तो हम उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ेगा। फिर लास्ट चरण है नियंत्रण का समायोजन। समायोजन क्या है, कार्य करते समय नई तथा आकस्मिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके ही लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ये क्या है कि कोई कार्य हम कर रहे हैं और आकस्मिक कोई दूसरी परिस्थिति आ जाती है जिससे कि हमें योजना में थोड़ी सी चेंज लेके आना पड़े, कोई चेंज करना पड़े, उसे क्या कहते हैं, समायोजन। हालांकि यह समायोजन योजना के लचीलेपन पर निर्भर है। जैसे कि यदि किसी गृहिणी ने शाम के नाश्ते के लिए पकोड़े बनाने की योजना बनाई है और टाइम न होने के कारण, टाइम समय की कमी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई है, तो वह पकोड़ों के स्थान पर जल्दी जल्दी में सैंडविच बनाकर परोस सकती है। इसे समायोजन कहते हैं। तो अभी तक हमने प्रबंधन प्रक्रिया के 4 चरण पढ़े। सबसे पहला नियोजन, फिर हमने पढ़ा आयोजन,
फिर हमने पढ़ा क्रियान्वयन, अब हमने पढ़ा नियंत्रण, आखिरी चरण प्रबंधन प्रक्रिया का है मूल्यांकन। प्रबंधन प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? योजना के अनुसार कार्य की पूर्ति तथा लक्ष्यों की प्राप्ति को जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है कि जो हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग वह कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन क्या है? जब किसी व्यवस्था का मूल्यांकन पहले भी की गई सफल व्यवस्था से तुलना करके किया जाता है तो उसे सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। जैसे मान लो पहले कोई पार्टी हुई है और अब हमने कोई पार्टी की ही, बर्थडे पार्टी की है, तो इस बर्थडे पार्टी ये कैसी रही उसका हम किसी पहले कोई बर्थडे पार्टी जो सफल रही है उसके साथ मूल्यांकन करें तो ये सापेक्ष मूल्यांकन कहलाएगा। और निरपेक्ष मूल्यांकन क्या है? जब किसी व्यवस्था का मूल्यांकन बिना तुलना के केवल लक्ष्य के आधार पर किया जाता है तो उसे निरपेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि इस निरपेक्ष मूल्यांकन में क्या है कि अभी जो हमने प्लानिंग की थी, पार्टी जो हमने ऑर्गेनाइज़ की थी वो अच्छे से हो गई या नहीं हो गई, सिर्फ इसे देखें तो ये निरपेक्ष मूल्यांकन है। अधिकतर लोग सापेक्ष मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, निरपेक्ष मूल्यांकन का नहीं। निरपेक्ष मूल्यांकन केवल लक्ष्यों की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई ही जाना जाता है। अब हम मूल्यांकन के लाभ देख लेते हैं कि मूल्यांकन करने के लाभ क्या हैं। इससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता तथा असफलता का ज्ञान होता है कि जो हमने लक्ष्य बनाए थे वह कितने सफलतापूर्वक हमने प्राप्त कर लिए या नहीं किए हैं। लक्ष्यों के पूरा होने अथवा पूरा न होने के कारणों का ज्ञान होता है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था वह पूरा हुआ तो क्यों, किन कारणों से हुआ, और पूरा नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ। भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं में सहायता मिलती है। मूल्यांकन करने से हमें आगे फ्यूचर में भी कोई प्लानिंग करनी हो तो उसमें हेल्प मिलती है। उचित मूल्यांकन द्वारा ज्ञात लक्ष्यों की पूर्ति अथवा अपूर्ति से संतुष्टि अथवा असंतुष्टि की प्राप्ति होती है जो नई कल्पना व सूझबूझ प्रदान करती है। अच्छे से अगर हम किसी लक्ष्य का मूल्यांकन करते हैं तो इससे हमें संतुष्टि मिलेगी, असंतुष्टि मिलेगी कि अगर कार्य अच्छे से हो गया है तो हमें संतुष्टि मिलेगी, अगर कार्य अच्छे से नहीं हुआ है तो असंतुष्टि मिलेगी, और इससे हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को और अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा अध्याय 4 संसाधन प्रबंधन ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अगर अब भी आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।